तो अभी हमने सबसे पहले तो चार्जेस के प्रॉपर्टीज जो है वो हमने देख लिया, और बॉडीज़ को कैसे चार्ज किया जाता है वो भी हमने देखा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक कंडक्टर अगर आपके पास है, whether the conductor is charged or not। ठीक है, हाउ डू वी कम टू दैट कंक्लूजन, वो देखते हैं। सबसे पहला आपका है टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो देखते हैं कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ये तो उससे क्या होगा। न्यूट्रल कंडक्टर अगर आपके पास है, तो अगर हम इसके पास एक पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं, चार्ज रॉड, या अपने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए, तो सिंस ये कंडक्टर है तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे मतलब कि डिस्प्लेस होंगे, और अट्रैक्शन की वजह से कहाँ पे आके एक्यूमुलेट होंगे, लेफ्ट फेस पे आके एक्यूमुलेट होने वाले हैं। ठीक है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे फेस पे होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचे हैं तो इस साइड से यहाँ पहुँचे। ठीक है, तब देखो यहाँ पे जैसे ही ये चार्जेस का सेपरेशन आया, तुरंत क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस जो है दीज आर क्लोजर टू दिस नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करेंगे और इनको रिपेल करेंगे। बट कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, द अट्रैक्शन वुड बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द रिपल्शन, रीजन बीइंग द नेगेटिव चार्जेस आर क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुल मिला के आपको अट्रैक्शन मिलने वाला है। तो अगर आपका एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है या न्यूट्रल कंडक्टर है, तो उसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे तो क्या होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं, ये चीज़ क्लियर है। तो सिमिलरली देखते हैं, अगर आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते हो न्यूट्रल के पास, तो क्या होगा। उसके पास मान लो आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आते हो, इससे क्या होगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे रिपेल होके दूसरे फेस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये होगा तो क्या होगा, अदर साइड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज यहीं से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यहीं से मूव करके दूसरे साइड गए। तो अब अगर आप देखो, द पॉजिटिव चार्जेस आर क्लोजर टू द नेगेटिवली चार्ज रॉड कंपेयर टू द नेगेटिव चार्जेस विच आर फार अवे। ठीक है, इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच और ये नेगेटिवली चार्ज रॉड के बीच क्या आएगा, आपका अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करेगा कंपेयर टू द रिपल्शन बिटवीन दिस नेगेटिव चार्जेस एंड द नेगेटिवली चार्ज रॉड। क्लियर है जिस, यहाँ पे भी क्या आपको मिलेगा, अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ बॉडी इज न्यूट्रल, क्या हो जाएगा उसका टेस्ट, क्या हो जाएगा, अगर बॉडी न्यूट्रल है तो चाहे आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओ चाहे आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आओ, दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में ही आपका अट्रैक्शन रहने वाला है। क्लियर है चीज, अगर अट्रैक्शन रहेगा तो दोनों केस में आपका मतलब कि आप बोल सकते हो कि बॉडी आपका न्यूट्रल था। क्लियर है चीज। सिमिलरली देखते हैं चार्ज का कैसा होता है। मान लो आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, अरे पॉजिटिवली चार्ज एक बॉडी है। ठीक है, इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव है, तो अभी जैसे ही आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आओगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले अट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो बट अगर मैं ऐसे बोल देता कि ये बॉडी मेरा चार्ज है या नहीं है,
वो हमें पता नहीं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए। ठीक है, और हमें क्या मिला, अट्रैक्शन मिला। इसके इससे क्या हम श्योरिटी ला सकते हैं कि वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट? सिंपली बेस्ड ऑन अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन तो इसमें भी हो रहा था, और आपका बॉडी न्यूट्रल है तब भी आपका अट्रैक्शन हो रहा है। बॉडी न्यूट्रल था तब भी आपका, और नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आओ तब भी आपका अट्रैक्शन ही हो रहा था। यहाँ पे भी क्या होगा, ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तब भी आपका अट्रैक्शन ही होगा। तो अट्रैक्शन जो है दैट इज नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन के बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते कि वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट, बिकॉज दो केसेस बन जाते हैं, इट मे बी चार्ज ऑपोजिटली और इट मे बी न्यूट्रल। समझ में आ रहा है चीज? बट अगर आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे, मान लो यहाँ पे आप इसी बॉडी के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड आप ले आए, अब जैसे ये आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, रिपल्शन। ठीक है, अब रिपल्शन अगर आपको मिल गया, देखो न्यूट्रल में आपको रिपल्शन कहीं भी मिला था? देयर वाज नो रिपल्शन एनीवेयर। ठीक है, दोनों रॉड्स के लिए ही न्यूट्रल बॉडी हमेशा अट्रैक्ट हो रहा था। बट अगर आपको किसी भी केस में, ठीक है, बॉडी अगर आपके पास दिया हुआ है और अगर आपको रिपल्शन मिलता है किसी भी रॉड से, पॉजिटिव से मिले चाहे नेगेटिव से मिले, अगर रिपल्शन है तो दैट इज अ श्योर टेस्ट कि द अदर बॉडी जिसको आप चेक कर रहे हो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी चार्ज्ड। ठीक है, रिपल्शन बस चार्ज के केस में ही मिलता है। क्लियर? तो हम टेस्ट कैसे करते हैं वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट? वी टेस्ट इट यूजिंग अ पॉजिटिव रॉड एंड अ नेगेटिव रॉड साइमल्टेनियसली, दोनों से हमें चेक करना पड़ता है। अगर आपका बॉडी मान लो रखा हुआ है और आप एक रॉड लेके आ रहे हो, मान लो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहे हो, पहले ही आपको रिपल्शन मिल गया, तो आप क्या करोगे, सीधा बोल दोगे कि हाँ ये आपको क्या है, चार्ज बॉडी। ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, बेस्ड ऑन द रिपल्शन किससे मिला, जैसे कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आए, उसके हिसाब से आपको रिपल्शन मिला। ठीक है, तो उससे आप क्या बोल सकते हो कि जो दूसरा बॉडी है वो क्या है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज ही है, तभी जाके रिपल्शन हुआ है। क्लियर है चीज? तो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, एंड नॉट ओनली दैट यू कैन ऑल्सो टेल कि जिस बॉडी को आप चेक कर रहे थे वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, ये भी आप बता सकते हो। क्लियर है? तो अगर पॉजिटिव रॉड से रिपल्शन हो रहा है दैट मीन्स द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर नेगेटिव रॉड से रिपल्शन हो रहा है मतलब कि द बॉडी दैट वी आर चेकिंग इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन से हम नहीं बता सकते। ठीक है, अगर कहीं किसी भी केस में किसी भी रॉड से अगर अट्रैक्शन आ रहा है तो आप उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप वापस से क्या करो, फिर दूसरे रॉड से चेक करो, अगर वापस अट्रैक्शन आ गया मतलब बॉडी आपका न्यूट्रल। बट अगर रिपल्शन आया तो फिर जो भी रॉड का चार्ज है वही, जिस बॉडी को आप चेक कर रहे थे वही उस पर भी चार्ज रहने वाला है। क्लियर है चीज? Repulsion is the sure test of electrification. तो ये चीज़ आप लिख कर रखो। हो गया?
अगला देखते हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि चार्जेस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से तो हमें पता ही है इंटरेक्शन कैसा है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हमें पता है। बट अभी हम एक मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे कि यहाँ पे एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितना अट्रैक्ट अगर कर रहा है तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, रिपेल अगर कर रहा है तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा। ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कूलम्स लॉ ऑफ चार्जेस भी आप बोल सकते हो। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है, देखो अगर आपके पास दो चार्जेस है, मान लो Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन मान लो अगर R है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द फोर्स, अब दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, सिंस दोनों चार्जेस को हमने क्या लिया है, सिमिलर लिया है, मतलब सेम टाइप का लिया है, इससे क्या होगा, इधर आपका और इधर आपका रिपल्शन होगा, ठीक है। तो इधर आपका मान लो F21 और इसको F12 है मान लो। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है चीज, जो बाद में आता है उसके वजह से होता है हमेशा फिजिक्स में। जब भी हम ऐसे लिखते हैं, जो नंबर बाद में आ रहा है, जो या फिर जो अल्फ़ाबेट बाद में आ रहा है, दैट इज द एजेंट, मतलब जिसके वजह से हो रहा है। क्लियर है चीज, यहाँ पे क्या है देखो, F21, अब जैसे 1 जो फोर्स 2 पे लगा रहा है और 2 जो फोर्स 1 पे लगा रहा है, दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट एक्शन एंड रिएक्शन टाइप ऑफ फोर्सेस। अगर ये एक्शन रिएक्शन है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड में भी ये इक्वल होगा और डायरेक्शन में ये अपोजिट होने वाले हैं, ठीक है। जिसको हम लिखेंगे ये, दिस इज F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस F12 वेक्टर, बिकॉज दे आर एक्शन रिएक्शन, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे आपके इक्वल, और मान लो इसको हम Fe लिखते हैं, फोर्स ऑफ द म्यूचुअल, हम बोल सकते हैं इसको द म्यूचुअल फोर्स ऑफ, द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। म्यूचुअल मतलब दोनों एक दूसरे पे जो लगा रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अलग। तो ये जो Fe है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। चार्जेस का प्रोडक्ट जितना भी है उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और दूसरा Fe is also inversely proportional to R square, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर जो है ये भी है, जिसको हम इसलिए ये सभी अगर दोनों कंबाइन करो, देखो कंबाइनिंग बोथ वी गेट Fe would be equals to Q1 Q2 by R square। तो सिंस ये डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इन्वर्स स्क्वायर्ड लॉ, ठीक है। तो जनरली सारे फील्ड जो है, जितने भी टाइप के फील्ड आप स्टडी करोगे एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्स, बाकी जो फील्ड आप स्टडी करोगे, फील्ड फोर्सेस जितने भी है सारे इन्वर्स स्क्वायर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इन्वर्स स्क्वायर्ड लॉ। इन्वर्स स्क्वायर्ड मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी अगर आप हटाते हो तो क्या आएगा, Fe वुड बी
इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दिस इज आर कांस्टेंट। ये सामने वाला जो है दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। इसको हम अक्सर के से डिनोट करेंगे। ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर आपका ये के से डिनोट होने वाला है, और इसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁹ ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको क्या बोलते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो आप लिख कर रखो, E0 इज 8.825 × 10⁻⁻12। और इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायमेंशन फार्मूला जो है इसका वो भी बता सकते हो। अगर आप डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहो इसका, वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला दिस वुड बी इक्वल्स टू कूलम स्क्वायर है। कूलम को क्या लिखोगे, चार्ज का कितना होता है, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है T × A। चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो टाइम का T आया बेस और करंट का A आया। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, T × A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर आएगा mL T-2 × L स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर आया। क्लियर है ये चीज़, इतना समझ में आ रहा है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, m इनवर्स L-3 हो गया, ये T ऊपर जाएगा, T⁴ हो गया, और A स्क्वायर आया। दिस इज योर डायमेंशन फार्मूला। इसका भी पूछा जाता है बहुत कोर्स में, परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड द डायमेंशन फार्मूला इज। आगे अभी हम क्या देखेंगे, परमिटिविटी का मतलब क्या है, पहले तो वो देखेंगे। ये इतना लिख लो आप। तो हो गया इतना। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख कर रखो नोट में, ये जो कूलम्स लॉ है दिस इज ओनली वैलिड फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये बॉडीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर दो बॉडीज़ है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या लोगे, नाउ दैट विल बिकम एन इशू। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला अभी, दिस इज ओनली फॉर कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, या कूलम्स लॉ का जो फॉर्म है, दैट इज ओनली वैलिड फॉर चार्ज पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल दिया तभी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, और बॉडीज़ है उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कूलम्स लॉ
is valid only for charged particles. ये चीज़ भी आप लिख कर रखो, इस पर भी क्वेश्चन रहता है। बेबी लाइट जला देना। लिख लिया? ठीक है, तो अभी देखते हैं कि परमिटिविटी होता क्या। इट इज़ द, आप बोल सकते हो कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस given by a medium to the propagation of इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम बोले, सबसे पहले तो ये जो दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स इज नॉट ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, ये कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा, ये मैकेनिज्म क्या है कि Q1 Q2 पे कैसे फोर्स लगा रहा है। मैकेनिज्म यह है कि Q1 अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस फील्ड के साथ Q2 को जैसे आप उस फील्ड में रखते हो तो वो ये फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके वजह से इस पर एक फोर्स लगता है। दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ किसके साथ हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर किसी रीजन में अगर आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और वहाँ पे कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स जो है वो भी आपका ज़्यादा लगेगा। दैट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस चार्जेस आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अदर चार्जेस। ठीक है, तो फील्ड जब बनता है किसी भी मीडियम में, फील्ड जब बनता है तो मीडियम उसको एक रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, तो फ्री स्पेस भी एक मीडियम ही है। ठीक है, वैक्यूम जो है, तो वैक्यूम जितना रेजिस्टेंस शो करता है टू द प्रोपगेशन, मतलब फील्ड लाइंस जब मीडियम को पेनिट्रेट करते हुए घुसते हैं, ठीक है, तो तब वैक्यूम जो भी रेजिस्टेंस शो करता है दैट इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय परमिटिविटी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें। तो अगर आपका परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा शो करेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी है, रिपल्शन या अट्रैक्शन वाला, वो भी आपको क्या लगेगा, कम लगने वाला। ठीक है, तो इनमें क्या है, इन्वर्स रिलेशन। अगर परमिटिविटी बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटा और आपका फोर्स भी घटा, तो इनमें आपका क्या है, इन्वर्स का एक रिलेशन है। ठीक है, अब हर डिफरेंट मीडियम का जो परमिटिविटी है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, सबसे कम रेजिस्टेंस जो शो करता है मीडियम दैट इज वैक्यूम। उसके ऊपर अगर आप कोई और मीडियम की बात करोगे तो वो जो रेजिस्टेंस शो करता है टू द पेनिट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन दैट इज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम।
ठीक है, तो इनका एक रेशियो भी हम ले सकते हैं, तो देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे अभी आपको जो समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है, परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। एप्सिलॉन नॉट अगर आप लिखते हो तो ये फ्री स्पेस होगी। ठीक है, एप्सिलॉन एम अगर आप लिखते हो तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो अभी ये जो है एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस, इनका जो रेशियो है ये क्या होगा, एक तो ग्रेटर देन 1 होगा। मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी, वैक्यूम सबसे कम रेजिस्टेंस शो करता है, और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बनते हैं, और फोर्स जो है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लगता है चार्जेस को अगर आप रखो। सेम डिस्टेंस दूर अगर आप किसी मीडियम में रखो, तो मान लो पानी के अंदर आपने रखा, तो उनके बीच का जो फोर्स है रिपल्शन वाला या अट्रैक्शन वाला जो भी है, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा मैग्नीट्यूड में। क्लियर है चीज़? तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ फ्री स्पेस। तो वहाँ पे फील्ड लाइंस भी कम बनते हैं। फील्ड लाइंस अगर कम बन रहा है तो ई एम आपका ज़्यादा होगा। तो ये जो है इस वैल्यू को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो रेशियो है दिस इज नोन एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड के इज जनरली ग्रेटर देन 1। ठीक है, एयर का जो है ये वैक्यूम जैसे ही हम मानते हैं ऑलमोस्ट, तो 1 ही लेते हैं। ठीक है, ये अगर आप किसी कंडक्टर की बोलोगे तो इनफाइनाइट होता है। ये दो चीज़ें आप लिख कर रखें। बताओ, हो गया? तो आप ये भी लिख के रख सकते हो एप्सिलॉन मीडियम, किसी मीडियम का एप्सिलॉन जो है दिस इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली मींस एनी इंसुलेटर। इंसुलेटर्स का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक भी है। ठीक है, तो जितने मीडियम आप जनरली डील करोगे वो सारे इंसुलेटर ही रहेंगे। लिख लिया? अभी देखते हैं क्या होगा अगर चार्जेस को किसी मीडियम में रखो। चार्जेस केप्ट इन अ मीडियम। ठीक है, तो अगर आप दो चार्जेस को इधर रख रहे हो, मान लो किसी मीडियम के अंदर, मीडियम, और इस मीडियम के अंदर आपने चार्जेस को रखा, तो ये आपका मीडियम है और इसके अंदर आप चार्जेस को रख रहे हो, वही चार्जेस Q1 Q2।
और इस मीडियम का परमिटिविटी जो है EM है मान लो, चार्जेस वही आपके Q1 और Q2 लगे। तो अभी क्या होगा देखो, दोनों एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, बट अभी एफ नेट जो होगा दोनों पे, एफ नेट बिकम्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका नया फोर्स होगा, ठीक है, तो समझ में आ रहा। अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल डिटेल्स है, देखो क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें किसी चार्ज को जब हम रखते हैं, ठीक है, मान लो किसी मीडियम में आपने रखा, ये आपका मीडियम है, या फिर यहाँ पे आपने चार्ज रख दिया मान लो क्यों, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम बनते, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनते तो उतनी है, बट होता क्या है, इन फील्ड लाइंस के वजह से जो मीडियम वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मीडियम वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज होते हैं, ठीक है। पोलराइज मतलब क्या, पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, द फेनोमेना ऑफ फॉर्मिंग डाइपोल्स, ठीक है। तो डाइपोल्स में क्या होता है, अगर मान लो ये आपका एक एटम है, ठीक है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर इनिशियली एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है, और इसका कुछ भी, इसको डाइपोल हम नहीं बोल सकते, बट अगर इसमें इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स फील करते हैं, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स फील करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने एक एटम है, ठीक है, ये एटम मान लो, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे कोइंसाइड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये होगा, बट अगर आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या होता है, ये एटम जो है इसका शेप थोड़ा बदल जाता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर सेपरेट हो जाते हैं, क्या उनके बीच का एक सेपरेशन आ जाता है। पॉजिटिव वाला सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग एक फोर्स फील करता है तो वो उसकी तरफ खींचता है, नेगेटिव सेंटर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट फोर्स फील करता है तो उल्टा खींचता है। तब देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जैसे ही आपके सेपरेट हुए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक डायपोल बन गया, ठीक है। अब इस डायपोल का क्या होता है, देखो इस डायपोल का एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उल्टा, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, इसके चलते आपका इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ई एक्सटर्नल माइनस ई, इसको आप बोल सकते हो ई इंड्यूस्ड बोल सकते हो, ड्यू टू द डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है, जैसे ही आप इन दोनों चार्जेस को रखते हो, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है, मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये पूरा जो आपका मीडियम है इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलराइज हो जाएंगे। अब जैसे ही पोलराइज होंगे वो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्जेस का, उनको वो उल्टे डायरेक्शन में नलीफाई करेंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा इसके लोकेशन पे वो क्या हो जाएगा, पहले से वैक्यूम में जितना था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। समझ में आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एफ बी डी ऑफ Q2 देखूँ, Q2 के एफ बी डी में क्या रहेगा, Q2 के एफ बी डी में दो फोर्सेस रहेंगे, एक F21, ठीक है, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स किससे लगा, फ्रॉम द चार्ज 1,
क्लियर है? और ये कितना होगा? ये अभी भी 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतना ही लगेगा जितना वैक्यूम में लग रहा था. बट अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स देयर विल अगेन बी वन मोर फोर्स उल्टे डायरेक्शन में. ये किसकी वजह से? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. समझ में आ रहा? और इन दोनों का नेट जो है वो लगेगा इस तरफ एफ नेट, जो कि ये है 1/4πε0 Q1 Q2 कितना r². समझ में आ रहा? तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपको कि अगर दो चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा तो उनके बीच का फोर्स है F. ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन द अदर इज F. नाउ व्हेन these charges are kept in another medium, ठीक है, ऑफ परमिटिविटी मान लो EM, what will be the new या फिर what will be the force between the charges? now बताओ. वैक्यूम में F था, मीडियम में रखोगे तो दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे? तो कोई फर्क नहीं आएगा. यहाँ पे क्या बताया हमने? चार्ज अभी भी उतने से ही रिपल कर रहा है. तो आपको इसमें ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं दैट हैज़ नॉट चेंज्ड, नेट चेंज हुआ. बिकॉज जैसे मीडियम में रखोगे चार्ज का फोर्स तो इतना ही रहेगा. चार्ज के साथ साथ पोलराइजेशन जो हुआ है मीडियम का, उसके वजह से भी एक उल्टा डायरेक्शन में एफ इंड्यूस्ड रहेगा. समझ में आ रहा है ये चीज़? आंसर क्या होगा? एफ. ठीक है, अगर आप मीडियम में भी डाल दोगे तो एक दूसरे पे जो चार्जेस एक्सक्लूसिवली फोर्स लगा रहे हैं वो अनचेंज रहता है. बट अगर एफ नेट की बात करते, अगर आपको ऐसे पूछेंगे वैक्यूम में नेट फोर्स लग रहा था एफ, और मीडियम में डाल देंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? वो एफ से छोटा होगा. एफ नेट इज लेसर. ठीक है, वो ई एम से डिसाइड होगा. ई एम इज ग्रेटर, एफ नेट भी क्या हो जाएगा? छोटा होगा. क्लियर है चीज? समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ये जो पोलराइजेशन या इंडक्शन जो है, इंड्यूस्ड चार्जेस जो बने हैं, तो ये एफ इंड्यूस्ड कितना है ये भी आप बता सकते हो कितना है. बिकॉज आपको ये पता है कि एफ नेट है कितना है. ठीक है, तो इसके लिए आप इक्वेशन क्या बना सकते हो? देखो, यहाँ पे आप इक्वेशन बना सकते हो एफ नेट इज इक्वल्स टू F21 माइनस एफ इंड्यूस्ड. ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ से आपका एफ नेट क्या आएगा? एफ नेट या फिर एफ इंड्यूस्ड चाहिए ना आपको, पोलराइजेशन की वजह से जो फोर्स है, F21 माइनस एफ नेट. यहाँ पे आप एफ इंड्यूस्ड भी आ जाएगा. देखो ये कितना आएगा? 1/4π Q1 Q2/r². ये कॉमन ले सकते हो. ये आपका 1 माइनस 1/ε0 माइनस 1/EM है. इसको आप क्या लिख सकते हो? EM को K इंटू ε0 लिख दे. तो ये Q1 Q2/4πε0 r², ये कॉमन आ जाएगा और इधर 1 माइनस 1/K होगा. ये जो समझ में आ रहा है? देयरफॉर आप ये भी बोल सकते हो एफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से जो फोर्स आया है पिक्चर में इज इक्वल्स टू एफ नॉट, वैक्यूम में जो था
1 माइनस 1/q। क्लियर है चीज? समझ आ रहा है? एफ नॉट को आप लिख कर रख लो, एफ नॉट इज द फोर्स इन वैक्यूम। हो गया? देख लिया? ठीक है, चलो। तो ये आपका कूलम्स लॉ वाला पार्ट वो हो गया। इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है? बट आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो हम इसका वेक्टर फॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज इतना ही रखेंगे। किसके? हाँ, बट कौन से वाले क्वेश्चन, किस चीज़ के रिगार्डिंग, कौन सा टॉपिक?